जैसे हम आपको पहले बताते हैं, हम हमेशा मसनवी से ही आगाज़ अपनी नशिस्त का करते हैं। तो हम आज चाहेंगे कि हम दोबारा आज मसनवी को जो पहले आफिरा ने पढ़ा था उसी से हम उसकी बरकत से शुरू कर सकें हम, ताकि आपको भी मसनवी का थोड़ा सा टेस्ट आ सके। ओवर टू रिजवान भाई। ये कहानी है हमारे पंजाब की है और इसको मैं कोशिश करूंगा कि सब दोस्त अहबाब इसको एंजॉय करें। तो कहानी का उन्वान है फकीरा कुम्हार और माई जूली। फकीर हुसैन कुम्हार 2 दिन से जो मट्टी गूंद रहा था, आज वो चाक पर चढ़ने के लिए तैयार थी। हर रोज स्कूल से वापसी पर कच्ची दीवारों वाली छोटी सी हवेली में झांकना इतना ही जरूरी होता था जितना गोले तोते वाले से हर रोज गोले लेकर खाना। ये हवेली मेरे लिए किसी वंडरलैंड से कम नहीं थी। स्कूल में जुमे की छुट्टी का मुझे इतना इंतजार नहीं होता था जितनी फकीर कुम्हार की चिकनी मट्टी के गूंदने की तांग होती थी। गर्मियों की दहकती दोपहरें हों या सर्दियों के तेजी से ढलते दिन, घर वालों के डर के बावजूद छुट्टी के बाद स्कूल से वापसी पर मैं फकीर हुसैन उर्फ फकीर कुम्हार के चाक पर हाजिरी जरूर देता था। फकीर कुम्हार के मट्टी से बर्तन बनाने के काम का मैं ऐसा ही मद्दाह था जैसे आजकल के बड़े लोग मुसव्वरों और आर्टिस्टों के फन के दिलदादा होते हैं। वो फकीर कुम्हार से शनासाई वैसी बायसे इज्जत नहीं थी, फिर भी वो जिस तरह मट्टी से रंगारंग और खनकते हुए बर्तन बनाता था, इसे देखना बजाते खुद ऐसा थ्रिलिंग काम था कि इसके लिए दोपहर का खाना और कैलूला कुर्बान किया जा सकता था। फकीरे का काम बहुत मेहनत तलब था। सबसे पहले वो अपने मतलब की सबसे अच्छी और चिकनी मट्टी ढूंढ कर लाता था, फिर इसे पानी में भिगोता और पहले दिन सिर्फ पांव से गूंथता था, जिसे वो कानी करना कहता था। दूसरे दिन वो इसमें से ना गलने वाले ढेले, जिन्हें वो काफर ढेले कहता था, अलग करता और सिर्फ मुसलमान और मान जाने वाले मट्टी को हाथों से अच्छी तरह गूंथता, जैसे मेरी माँ आटा गूंथती थी। बना बना कर संवार कर मुझे कई दफा लगता कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन अम्मा फिर गूंदना शुरू हो जाती। इसी तरह फकीरे की भी तसल्ली नहीं होती थी। वो गूंदता ही चला जाता जैसे इसे मजा आता हो। मैं बेसब्रा हो जाता, चाचा फकीर अब बस करना, जान तो हो गई है, अब चढ़ा न इसे चाक पर। लेकिन वो लगा रहता जैसे मजसूम महवे रक्स हो, यहाँ तक कि मुझे लगता वो आज भी चाक नहीं चलाएगा। लेकिन फिर अचानक ही इसका वालिहाना रक्स यकलख्त रुक जाता और वो पहला तोबा उठाकर चाक के पास पहुंच जाता। इसी तरह दूसरा और तीसरा, और फिर इसके बाद वो खेल शुरू हो जाता जिसका मैं हफ्ता भर इंतजार किया करता था। फकीरा एक लाठी से गोल चक्कर को घुमाता और गूंदी हुई मट्टी को इस चक्कर पर रखता, फिर अपने हाथों का प्याला सा बनाकर मट्टी को गोलाई देता। जब यह खूब गोल हो जाती
तो फिर इसका पेट खाली करता और इसकी गर्दन और होंठ बनाता। इसके साथ वक्फे वक्फे से चाक भी घुमाता जाता। मैं हर बार इसी हैरत और हिजान से घड़ा बनते देखता, जैसे मेरे सामने एक नई जमीन तख्लीक हो रही हो और मेरे अलावा इसका कोई चश्मदीद गवाह ना हो। जूं जूं घड़े के नक्श वाज़ेह होते जाते, मुझे लगता घड़ा दरअसल फकीर कुम्हार के हाथों में छुपा था। मट्टी पर तो सिर्फ इसका नक्श ही सख्त हो रहा था। कभी कभी तख्लीक के इस अमल में हादसा भी पेश आ जाता था। एक जरा सा गलत हाथ लगा और देखते देखते घड़े की गर्दन या होंठ लटक गए। मेरे मुंह से आह निकल जाती, लेकिन फकीरा फिर से शुरू हो जाता। कभी एक ही बर्तन पर इतना वक्त लग जाता कि बाकी मट्टी धरी की धरी सूख जाती और फकीरे को फिर से बत्तर लगाकर गूंदना पड़ती। ऐसे में मैं तो मायूस होकर घर को चल पड़ता, लेकिन मैंने कभी फकीरे को जिच होते नहीं देखा। वो इसी लगन से दोबारा शुरू हो जाता। अगर कभी बर्तन में थोड़ी सी कजी रह जाती तो फकीरे की कोशिश होती थी कि इसे तोड़कर दोबारा बना ले। मुझे ऐसे भी इस पर तरस आ जाता। मैं कहता, चाचा रहने दे, पता भी नहीं चलेगा कि ये थोड़ा टेढ़ा है। वो कहता, बेटा जो बर्तन का खरीदार होता है वो बर्तन को खूब ठोंक बजा कर देखता है, और मैं नहीं चाहता कल को माई जूनी ये कहे कि फकीरे को भांडा बनाना नहीं आता। क्या इज्जत रह जाएगी तेरे चाचा फकीरे की। ऐसा सिर्फ चाक पर ही नहीं होता था, बल्कि हादसा कभी भी हो सकता था। चाक से उतारते हुए, भट्टी में रखते हुए, रंग रोगन करते हुए, गदों पर लादते हुए और आखिर में माई जूनी की दुकान पर उतारते हुए। इसके बाद भी अगर कोई बर्तन पूरी तरह गोल नहीं होता था या भट्टी में इसकी पकाई पूरी नहीं होती थी तो माई जूनी फकीरे के सामने इस बर्तन को टूटे हुए बर्तनों के ढेर पर फेंक देती थी। मैं फकीरे से पूछा करता था, तुम्हें दुख नहीं होता जब इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ बर्तन यूं ही टूट जाता है? वो हमेशा यही कहता, बच्चू, जो भी मट्टी से बना है एक दिन इसे मट्टी में जा मिलना है, लेकिन मट्टी में मिलने से पहले मट्टी से कुछ तो बेहतर होना चाहिए, वरना बनाने वाले के लिए भी शर्मसारी और हंडाने वाले के लिए भी बवाल। माई जूनी की दुकान मट्टी के बर्तनों की आर्ट गैलरी थी, जिसमें इलाके के सारे नामी गिरामी कुम्हार अपने अपने फन का मुजाहरा करते। वो माई जूनी और दूसरे कदरदानों से दाद भी पाते और अपनी रोजी रोटी भी चलाते। हमारे अब्बू को वाटर कूलर के पानी से प्लास्टिक की बू आती थी, इसलिए वो अपने मेहमानों के कमरे में हमेशा मट्टी की घाघर रखते, जिसमें पानी पड़े पड़े खुद ही ठंडा होता रहता। जब भी इनको नए घड़े की जरूरत पड़ती, वो खसूसी तौर पर ताकीद करते कि माई जूनी की दुकान से घड़ा लाना, वो सिर्फ सुथरा बर्तन रखती है। हालांकि मुझे माई जूनी के अलावा किसी दूसरी मट्टी के बर्तनों वाली दुकान का पता भी नहीं था, और मेरे ख्याल में पूरे शहर में कोई दूसरी दुकान चल भी नहीं सकती थी। पता नहीं माई जूनी कब अल्लाह को प्यारी हो गई, उसकी दुकान में भी हेयर कटिंग सैलून विद गर्म हमाम बन गया। अलबत्ता फकीरे कुम्हार को मैंने इसके बाद भी एक बार देखा, साईं सब्ज पीर के मेले पर। वो अपने बर्तनों की फुल रेंज के साथ बाकी लोगों की तरह दुकान लगाए बैठा था। मुझे खुशी हुई कि आज भी इसके बर्तनों की मांग और देहाती मांग है और देहाती औरतें जमा हैं। मैंने पुरानी मोहब्बत के गलबे तले ये घड़ा उठाकर देखा तो उसका पेट कुछ टेढ़ा था और पकाई भी पूरी नहीं हुई थी। मैंने तड़प कर पूछा, चाचा फकीरे, तेरी भट्टी से ऐसा बर्तन दुकान पर कैसे पहुंच गया? चाचा शर्मिंदा होने की बजाय ढिठाई से बोला, ये मेला है मुंडे, माई जूनी की दुकान थोड़ी है, यहाँ 1 और 2 नंबर की पहचान किसे। यहाँ जो लाओ सब बिक जाता है, देखना शाम तक एक भांडा भी नहीं बचेगा।
साईं सब्ज़ का मेला लगा है। जो भी आता है अपना टेढ़ा कच्चा और टूटा हुआ माल बेच जाता है। सब शाम को अपनी अपनी छाबड़ी खाली और जेब भर कर जाते हैं, क्योंकि माई जूनी मर चुकी है और अब पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं जिसे खरे और खोटे माल की पहचान। ये इख्तिताम। जी कौसर भाई, ओवर टू यू। हमारे एक और दोस्त, आज हमने इनको दरख्वास्त की थी, अदनान बाजवा साहब को, कि वो भी हमारे साथ शामिल हों। शायद वो नेट का थोड़ा सा उनका इशू आ रहा है, हो सकता है वो थोड़ी देर तक ठीक हो जाए, तो वो भी। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। मेरा नाम अदनान बाजवा है और मैं आज आपसे बुद्धिज़्म की ट्रेडिशन से एक कहानी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये जटाका टेल्स हैं, बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन से मंसूब की जाती हैं, उनमें एक कहानी है किंग बनियान की। यूँ तो खैर कुछ और कहानियाँ थी मेरे सामने जो मैं पेश कर सकता था, लेकिन इसकी को ख़ास वजह ये है कि मैं ये कहानी सुनाने के बाद बताऊँगा कि मैंने यही कहानी क्यों चूज़ की पेश करने के लिए। तो शुरू करते हैं जी किंग बनियान डियर की चैप्टर 1 जो कि कंपैशन पर मबनी ये कहानी है। Once upon a time, an unusual and beautiful deer was born in the forest near Banaras in northern India. Although he was as big as a young colt, it was easy for his mother to give birth to him. When he opened his eyes, they were as bright as sparkling jewels. His mouth was as red as the reddest forest berries. His hoofs were as black as polished coal. His little horns glistened like silver, and his color was golden, like a perfect summer's dawn. As he grew up, a herd of 500 deer gathered around him, and he became known as the King Banyan Deer. तो इन्हीं के नाम पे ये कहानी है जी। Meanwhile, not far away, another beautiful buck deer was born, just as splendidly golden in color. In time, a separate herd of 500 deer came to follow him, and he was known as Branch Deer. So now we have two kings. The king of Banaras at that time was very fond of eating venison, so he regularly hunted and killed deer. Each time he hunted and he went to a different village and ordered the people to serve him. They had to stop what they were doing, whether plowing or harvesting or whatever, and work in the king's hunting party. The people's lives were upset by these interruptions. They grew less crops, and other businesses also had less income. So they came together and decided to build a large deer park for the king at Banaras. There, he could hunt by himself with no need to command the services of the villagers. So the people built a deer park. They made ponds where the deer could drink and added trees and grasses for them to eat from. When it was ready, they opened the gate and went out into the nearby forest. They surrounded the entire herds of banyan and branch deer. Then, with sticks and weapons and noise makers, they drove them all into the deer park trap and locked the gate behind them. After the deer had settled down, the people went to the king and said, "Our crops and income have suffered because of your hunting requirements. Now we have made you a pleasant, safe deer park where you can hunt by yourself as you like, with no need of our aid. You can enjoy both the hunting and the eating of deer." The king went to the new deer park. There he was pleased to see the vast herds. While watching them, his eye was caught by the two magnificent golden deer with large, fully grown antlers. Because he admired their unusual beauty, the king granted immunity to these two alone. Like, uh, he, he ordered that they should be completely safe. No one could harm or kill them. Once a day, the king would come and kill a deer for his dinner table. Sometime, when he was too busy, the royal cook would do this. The body would then be brought to the chopping block to the butchered for the oven.
Whenever the deer saw the bow and arrows, they went into a panic, trembling for their lives. They ran around wildly, some behind, some being injured and some wounded, many suffering great pain. One day, King Banyan Deer's herd gathered around him. He called Branch Deer, the other king, and the two herds joined for a meeting. King Banyan Deer addressed them, although in the end there is no escape from death. So this was the meeting agenda. Although in the end there is no escape from death. Needless suffering due to injuries and wounds can be prevented. Since the king only wishes the meat of one deer per day, let one be chosen by us each day to submit himself to the chopping block. One day from my herd, and the next day from Branch Deer's herd. The victim's lot will fall to one deer at a time. Branch Deer agreed. दोनों बादशाहों ने इस पे रजामंदी जाहिर कर दी. From then on, the one whose turn it was meekly surrendered himself and laid his neck on the block. The cook came each day, simply killed the waiting victim, and prepared the king's venison. One day, the turn fell by chance to a pregnant doe in Branch Deer's herd. Caring for the other as well as herself and the unborn one, she went to Branch Deer and said, दोबारा बोलता हूँ ये, caring for another, for others as well as herself and the newborn, she went to Branch Deer and said, My lord, I am pregnant. Grant that I may live until I have delivered my fawn. Then we will fill 2 turns. Rather than just one, this will save a turn and thereby a single life for one long day. Branch Deer replied, No, I cannot change the rules in midstream and put your turn upon another. The pregnancy is yours. The babe is your responsibility. Now leave me. Having failed with Branch Deer, the poor mother doe went to King Banyan Deer and explained her plight. He replied gently, Go in peace. I will change the rules in midstream and put your turn upon another. And the deer king went to the executioner block and laid down his own golden neck upon it. याद रहे कि इसकी जान बचाने के लिए बादशाह ने कहा था कि इन दोनों की जान कोई नहीं लेगा. So now he himself put his head on the pawn. Soon the royal cook came to kill the willing victim on the block. But when he saw it was one of the 2 golden deer the king had ordered spared, he was afraid to kill him, so he went and told the king of Benares. The king was surprised, so he went to the park. He said to the golden deer still lying on the block, O king of deer, did I not promise to spare your life? What is the reason you came here like the others? King Banyan Deer replied, O king of men, this time a pregnant doe was unlucky enough to be the one to die. She pleaded for me to spare her for the sake of others as well as her unborn baby and herself. I could not help but feel myself in her place and feel her suffering. I could not help but weep. To think the little one would never see the dawn, would never taste the dew, and yet I could not force the pain of death on another. Relieved to think it was not this turn today. So, mighty king, I offer myself, my life for the sake of the doe and her unborn fawn. Be assured there is no other reason. The king of Benares was overwhelmed, powerful as he was. The king of Benares was overwhelmed, powerful as he was. A tear rolled down his cheek. Then he said, O great Lord, the golden king of deer, even among human beings I have not seen any such as you, such great compassion to share in the suffering of others, such great generosity to give your life for others, such great kindness and tender love for all your fellow deer. Arise, I decree that you will never be
killed by me or anyone else in my kingdom. And so too, the doe and her babe. Without yet raising his head, the golden one said, "Are only we to be saved? What of the other deer in the park or our friends and kin?" The king said, "My lord, I cannot refuse you. I grant safety and freedom to all the deer in the park. And what of the deer outside the park? Will they be killed?" Asked Banyan. "No, my lord. I spare all the deer in my whole kingdom." Still the golden deer did not raise up his head. He pleaded, "So the deer will be safe. But what will be the other four-footed animals do? My lord, from now on, they too are safe in my land. And what of the birds? They too want to live." "Yes, my lord. The birds too will be saved from death at the hands of men." "And what of the fish who live in the water?" "Even the fish will be free to live, my lord." So saying, the king Banaras granted immunity from hunting and killing to all the animals in his land. Having pleaded for the lives of all creatures, the great king Banaras, the great king being arose. Thank you very much. मैं बताता जाऊं, मेरे पास कुछ और कहानियां थी, लेकिन मैंने कहा कि कोई और जो है वो कहानी चूज करने से बेहतर है कि ये कहानी, मतलब अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके वेजिटेरियन के पीछे फिलॉसफी क्या है। अगर मैं वेजिटेरियन नहीं भी हूँ तो कोई अगर और वेजिटेरियन मुझे मिलता है तो मैं एटलीस्ट उसके लिए रिस्पेक्ट और कंसर्न शो करूँगा उसकी इस बिलीफ सिस्टम को लेके। दैट वाज द रीज़न कि मैंने यही कहानी चूज़ की पढ़ने के लिए।